कभी नोटिस किया है, जब पहली सैलरी आती है तो लगता है कि लाइफ बिल्कुल सेट है, लेकिन फिर सैलरी 20,000 से 30,000, 30 से 40 और 40 से 60 हो जाती है और एक दिन अचानक से अकाउंट खोलते हो और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, यार मैं इतना कमा रहा हूँ, फिर सैलरी जा कहाँ रही है, पैसा जा कहाँ रहा है। और अगर तुमने ये सोचा है तो प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है। सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? रिसर्च और आरबीआई के नंबर देखने के बाद मुझे समझ आ गया कि प्रॉब्लम अक्सर सैलरी की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है एक ऐसा होल जो हमें दिखाई नहीं देता। चलो एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है राज, दिल्ली का एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का। उसने इंजीनियरिंग की, प्लेसमेंट हुआ, पहली सैलरी आई 20,000 रुपए और उस दिन वो अपने घर पे मिठाई ले गया। पापा ने बोला कि बेटा अब कमाने लगा है। उस दिन राज को जेन्युइनली लगा था कि अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पहला साल गया, फिर प्रमोशन, फिर सैलरी बढ़ी, 2 साल निकल गए, फिर एक और प्रमोशन, 5 साल बाद सैलरी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी थी। अगर कोई बाहर से देखता तो बोलता कि भाई की लाइफ तो बिल्कुल सेट है। लेकिन एक रात राज ने फोन उठाया, बस वैसे ही बैंक ऐप खोलता है और बैलेंस देखते ही वो कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन को देखता रहा। अकाउंट में उतना पैसा भी नहीं था जितना उसने सोचा था कि होना चाहिए। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीजें शुरू हो जाती हैं। अगर तुम राज की जगह होते तो तुम क्या बोलते कि सैलरी कम है ना? मैं भी बिल्कुल पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन जब मैंने इस टॉपिक पे सीरियसली रिसर्च करना शुरू किया, आरबीआई की रिपोर्ट्स पढ़ी, हाउस होल्ड सेविंग्स देखी, डेट देखा, तो एक चीज़ बार बार सामने आई। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम सैलरी नहीं है, कम से कम हर केस में तो नहीं है। एक्चुअली बहुत लोगों की सैलरी बढ़ती रहती है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल लाइफ वहीं की वहीं रहती है। उसका रीज़न एक हिडन सिस्टम है जो हर सैलरी इंक्रीज के साथ पावरफुल होता जाता है, और मैं उस सिस्टम को बोलता हूँ द मिडिल क्लास ट्रैप। और इस ट्रैप के अंदर 3 ऐसी हिडन लीक्स होती हैं जो साइलेंटली तुम्हारी इनकम को खा जाती हैं। सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि ये लीक्स उनकी लाइफ में ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला लीक क्या है? और ऑनेस्टली अगर तुम जॉब करते हो तो चांस है ये पहला लीक तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है। सबसे पहला लीक इतना कॉमन है कि शायद इस वक्त तुम्हारे साथ हो रहा है, और मजेदार बात, इसमें किसी की गलती नहीं होती। राज को याद है जब पहली सैलरी आई थी उसने खुद से प्रॉमिस किया था, बस थोड़ा काम और कर लूंगा फिर सेविंग शुरू करूंगा। लेकिन सैलरी बढ़ी और उसके साथ एक और चीज बढ़ गई, वो है खर्चा। पहले जो चीज़ें कभी कभी होती थी वो धीरे धीरे रूटीन बन गई। वीकेंड पे बाहर जाना, कैब से ऑफिस जाना, हर साल फ़ोन अपग्रेड, 3 OTT सब्सक्रिप्शन और स्विगी जो पहले महीने में 2 बार खुलता था अब वो हफ्ते में 3 बार खुलने लगा। ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब गलत है। मेहनत इसीलिए करता है इंसान ताकि अपनी लाइफ को और बेटर बना सके। प्रॉब्लम बेटर लाइफ नहीं, प्रॉब्लम जब शुरू होती है जब हर सैलरी इंक्रीज सिर्फ खर्चा इंक्रीज बनकर रह जाती है। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मान लो तुम्हारी सैलरी 30,000 से 40,000 हो गई। तुम सोचते हो अब तो हर महीने 10,000 एक्स्ट्रा बचेंगे, लेकिन रियलिटी में क्या ऐसा होता है? एक्चुअल में होता क्या है? थोड़ा बेटर रूम, थोड़ा बेटर फोन, थोड़ा बेटर लाइफस्टाइल, और महीने के एंड में अकाउंट फिर वहीं का वहीं। इसको इकोनॉमिस्ट एक नाम देते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। नाम याद रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना ये जरूरी है। सैलरी बकेट में पानी की तरह आती है, लेकिन नीचे एक छोटा सा होल भी होता है, और जब तक वो होल बंद नहीं हो जाता तब तक बकेट भरेगी कैसे? लेकिन ऑनेस्टली ये सबसे डेंजरस लीक नहीं है, क्योंकि पहले लीक में कम से कम तुम अपने पैसे खुद खर्च कर रहे हो, और अब जो ये दूसरा लीक है इसमें तुम अपनी फ्यूचर सैलरी खर्च करना शुरू कर देते हो। एग्जाम्पल, एक फोन लॉन्च हुआ जिसका प्राइस है 90,000 रुपीज। पहला रिएक्शन क्या होगा हमारा? इतना महंगा फोन। दूसरा रिएक्शन, क्या नो कॉस्ट EMI अवेलेबल है? और बस यही गेम शुरू हो जाती है। EMI कभी सुनने में बड़ी लगती ही नहीं है। 2,999, 1,850, 3,499, अलग अलग देखो तो सब मैनेजेबल लगता है। लेकिन जब रेंट, EMI, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस और बाकी बिल्स एक ही सैलरी का इंतजार कर रहे होते हैं तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हर लोन बुरा नहीं होता। अगर तुम एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हो, बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो, या कोई ऐसी चीज जो तुम्हें इन फ्यूचर बाद में रेवेन्यू जनरेट करके दे,
तो वो अलग बात है। लेकिन सिर्फ आज की खुशी के लिए कल की सैलरी को बेच देना, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बात है मेरे भाई। कंपनीज ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट में कभी टोटल प्राइस नहीं दिखता। वो बोलती हैं बस 99 रुपीज़ पर डे मेरे बाबू। वो बोलती हैं 2999 पर मंथ मेरी जान। और हमारा दिमाग टोटल अकाउंट के बारे में कभी सोचता ही नहीं है। राज ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया था। पहले फोन ईएमआई, फिर बाइक ईएमआई, फिर क्रेडिट कार्ड, सब कुछ अलग अलग देखा तो नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जब उसने एक दिन सारे मंथली पेमेंट्स लिखे तो उसे समझ आया कि सैलरी आने से पहले ही उसका आधा पैसा बुक हो चुका था। अब तक हमने 2 लीक देख लिए। सैलरी बढ़ी तो खर्चा भी बढ़ गया। दूसरा, सैलरी आने से पहले ही ईएमआई उसका इंतजार कर रही है। लेकिन तीसरा लीक मुझे पर्सनली सबसे शॉकिंग लगा, क्योंकि इस बार प्रॉब्लम खर्चा करने वालों की नहीं है, प्रॉब्लम उन लोगों की भी है जो ऑनेस्टली पैसा बचा रहे हैं। अब तक इतनी बातें हुई हैं, शायद तुम सोच रहे होंगे कि ठीक है मैं खर्चा कम कर लूंगा, ईएमआई भी कम कर दूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम और है, और ये उन लोगों के साथ होती है जो जनरली सेविंग्स करते हैं। राज भी सेविंग करता था, हर महीने थोड़ा पैसा साइड में रखता था, कभी गोल्ड में, कभी एफडी में, कभी प्रॉपर्टीज के लिए। उसे लगता था कि वो रिस्पॉन्सिबल है, और वैसे देखा जाए तो वो गलत भी नहीं था। लेकिन एक दिन घर में इमरजेंसी आ गई। उस वक्त राज को समझ आया कि सेविंग्स और असेबल सेविंग दोनों अलग चीजें हैं। और प्रॉपर्टीज तो वैसे भी एक दिन में नहीं बिकती, और जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो तुरंत अकाउंट में आने वाला नहीं था। यही मुझे एक बात समझ में आ गई, सिर्फ पैसा बचाना इनफ नहीं है, कुछ पैसा ऐसा भी होना चाहिए जो जरूरत पड़ने पे यूज हो सके। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गोल्ड या प्रॉपर्टी खराब इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल नहीं। बस प्रॉब्लम तब होती है जब तुम्हारी सारी सेविंग्स एक ही जगह लॉक हो जाती है। अब तुम बोलोगे ये तो राज की स्टोरी है, काश ऐसा होता। रियलिटी इससे भी ज्यादा शॉकिंग है। लेकिन जब मैंने आरबीआई के नंबर देखे तो मुझे लगा कि शायद मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ। इंडिया में घरों की फाइनेंशियल सेविंग 2020-21 में जीडीपी का लगभग 11% थी, और सिर्फ अब कुछ सालों में ये गिरकर लगभग 5.3 रह गई है। मतलब लोग कमा तो रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल क्वेश्चन छोटा होता जा रहा है। दूसरी तरफ डेट ऊपर, ये कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म में डेंजरस होता है। और सिर्फ नंबर्स ही नहीं, पैटर्न भी वही दिख रहा है। इनकम बढ़ रही है, लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही। अब कुछ लोग बोलेंगे कि न्यूज़ में तो आया था कि सेविंग्स इम्प्रूव हुई है। हाँ, ये बात सही है, कुछ रीसेंट डेटा में इम्प्रूवमेंट दिख रही है, लेकिन एक साल का इम्प्रूवमेंट सालों के बनते ट्रेंड को इंस्टेंटली रिवर्स नहीं कर देता। पिक्चर को हमेशा पूरा देखना चाहिए। तो फिर सोल्यूशन क्या है? हर खुशी छोड़ दूं, नया फोन ना लूं, मैं बाहर खाना ना खाऊं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बाबू। प्रॉब्लम स्पेंडिंग नहीं है, प्रॉब्लम है बिना सोचे स्पेंडिंग। अब मैं उन 3 रूल के बारे में बताना चाहूंगा जो मैं पर्सनली खुद यूज करता हूँ। रूल नंबर 1, जब भी सैलरी बढ़े पूरा इंक्रीज मत उड़ाओ, एक हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए रखो। रूल नंबर 2, हर ईएमआई से पहले अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या 1 साल बाद मुझे इस चीज की उतनी ही जरूरत लगेगी कि जितनी की आज लग रही है? रूल नंबर 3, इमरजेंसी फंड, चाहे इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी भी हो, कुछ पैसा ऐसा रखो जो कल सुबह जरूरत पड़ने पर सीधा अकाउंट से निकाल सको। राज की प्रॉब्लम सैलरी नहीं थी, प्रॉब्लम वो छोटे छोटे होल्स थे जो हर महीने उसकी इनकम को चुपचाप खा रहे थे। शायद तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसा होल हो, और अच्छी बात यह है कि जिस प्रॉब्लम को तुम देख लेते हो उसे सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। अब कमेंट में मुझे एक बात ऑनेस्टली बताना, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा लीक क्या है? लाइफस्टाइल या ईएमआई या कुछ और? मैं कमेंट पढ़ता हूँ, हो सकता है अगली वीडियो उसी टॉपिक पे बना दूं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली थाकड़ वीडियो में।